हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हम पिछले क्लासेस में क्या लिए थे कि आप सारे लेक्चर देख चुके हैं। अभी तक आपको 4 लेक्चर्स आ चुके हैं और हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर का शुरुआत कर दिया था जिसका नाम क्या था, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, है ना। तो पिछले क्लासेस में हमने वेक्टर क्या है, अलग अलग टाइप ऑफ वेक्टर्स है उनके बारे में बात किया था। एक स्पेशल टाइप ऑफ वेक्टर था जिसका नाम क्या था, यूनिट वेक्टर। याद है आपको? यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, जो मॉड है, जो मॉडुलस है, वो कितना था, 1 था। वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। आपको याद होगा, जैसे कि एक्स डायरेक्शन को हम क्या मान रहे थे, आई कैप, और वाई डायरेक्शन को जे कैप, और जेड डायरेक्शन को के कैप। याद होगा आपको। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस 3 डायमेंशन में लेते हैं और 2 डायमेंशन में 2 एक्सिस लेते हैं, 2D एंड 3D। वो सारा आइडिया आपको मिल चुका है। उसके बाद हमने वेक्टर को एडिशन करने का अलग अलग रूल्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। मैंने आपको बताया था कि हाउ वेक्टर एडिशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम स्केलर एडिशन। जो बचपन में जो आप एडिशन सीखे हैं वो स्केलर एडिशन है, और अभी जो सीख रहे हैं वो वेक्टर एडिशन है। ठीक है। सो वेक्टर एडिशन में हम बेसिकली 3 जो रूल्स है, 3 लॉज है, उस पर डिस्कस करेंगे। एक रूल तो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट क्लास कौन सा रूल डिस्कस किया था? यस, आप सही सोच रहे हैं, हमने ऑलरेडी ट्रायंगल रूल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो तीनों रूल है, एक ट्रायंगल रूल है और एक पैरेललोग्राम रूल है और एक कौन सा, पॉलीगन रूल है ना। तो उनमें से ट्रायंगल रूल हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसका डेरिवेशन भी हो गया है, डिस्कशन भी हो गया है। और थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, है ना। यस, बताइए कि ट्रायंगल रूल के लिए कंडीशन क्या सेटिस्फाई होना चाहिए। ट्रायंगल रूल में हम कितने वेक्टर्स को ऐड करते हैं? यस, 2 वेक्टर को ऐड करते हैं ना। बट उसके लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? कंडीशन आपको बताया गया था, क्या होना चाहिए? यस, क्या होना चाहिए? दोनों वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट होना चाहिए। सेम ऑर्डर और सेम डायरेक्शन को कभी भी एक मत सोचना। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है? सेम ऑर्डर का मतलब है एक वेक्टर का हेड को दूसरे का टेल मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। हाँ? और अपोजिट ऑर्डर मतलब हेड से हेड मिलना चाहिए। सेम ऑर्डर का मतलब हेड से दूसरे का टेल मिलना चाहिए, है ना। यस, तो थोड़ा सा आपको रिमाइंड कर लेता हूं कि ट्रायंगल रूल में ट्रायंगल रूल जो हम लास्ट क्लास ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो ट्रायंगल रूल में हम ऐसे एडिशन कर रहे थे, एक वेक्टर का हेड को दूसरे का टेल मिलना जरूरी है। आप जिन जिन वेक्टर को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि आप ए को बी में ऐड करना चाहते हो ना, तो ऐसा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। सो ए का हेड को बी का टेल मिलना चाहिए, तब जाके हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। जब हम ए को बी में ऐड कर देंगे तो एक न्यू वेक्टर आएगा, और मैंने उसको क्या बोला था? मैंने बोला था रिजल्टेंट वेक्टर। वो कैसे एक्ट होना चाहिए? कैसे एक्ट होना चाहिए? रिजल्टेंट क्या उसी ऑर्डर में एक्ट होना चाहिए? नहीं, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में एक्ट होना चाहिए। इस ट्रायंगल को क्लोज करेगा और रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करेगा। जैसा ही रिवर्स ऑर्डर आएगा तो आपको हेड से हेड मिला हुआ दिखेगा, है ना। यस, तो ए और बी का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और रिजल्टेंट जो है ये रिवर्स ऑर्डर में ट्रायंगल को क्लोज करना चाहिए। इस बात को जरूर आप ध्यान में रखिए, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी बात है कि जब आप 2 वेक्टर के बीच एंगल डिटरमाइन करते हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे बच्चे गड़बड़ी करते हैं। जब आप ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच एंगल डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो बताइए कि यहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है, वो एंगल कौन सा है? बाहर वाला है या अंदर वाला है? कौन सा है? सही है, आप समझ चुके हो। अगर लेक्चर नहीं दिखा होगा उसको सबसे पहले देख लेना। लेक्चर 3rd या 4th में और 1st 2nd में ये सब चीजें डिस्कस हुआ है। ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है, ये है ए वेक्टर का डायरेक्शन। आपको बोला था कि एंगल इज ऑलवेज डिटरमाइंड बिटवीन 2 डायरेक्शंस। बाहर वाला ही एंगल होगा, बाहर वाला ही एंगल होगा, बिकॉज ये ए का डायरेक्शन है और ये बी का डायरेक्शन है। और आपको ये मैंने बताया था कि एंगल इज ऑलवेज डिटरमाइंड इन बिटवीन क्या, 2 डायरेक्शंस। ये ए का डायरेक्शन है और ये क्या है, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन है, ये बी का डायरेक्शन, ये ए का डायरेक्शन। दोनों डायरेक्शन के बीच जो एंगल आएगा उसको हम थीटा लिखेंगे। या तो मैंने बोला था कि टेल से टेल मिला देना, है ना। ऐसे बोला था कि ए को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ए को आगे बढ़ाएंगे तो टेल से टेल मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, थीटा होगा। ये चीज आप पिछले लेक्चर में काफी सारे टाइम देख के मैंने समझाया था। चलो कोई बात नहीं। तो थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद आपको याद होगा हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, और परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद कुछ मैथमेटिकल एनालिसिस किया था। उस मैथमेटिकल एनालिसिस में हमने इनको यूज किया था। ये सब कौन है? ये सब कौन है? इनको हमने क्या बोला था? यस, याद कीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके हमने एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट किसका? एंगल का।
तो ये एंगल थीटा है। ये थीटा क्या है? एंगल का सिंबल है, ये एंगल का सिंबल है, ठीक है। तो थीटा ये एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, देखो ना एंगल का अपोजिट साइड, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है ना, उसको शॉर्टकट में हाइपो लिख दिया। तो हमने लास्ट क्लास में ये सारे फंक्शन डिफाइन किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मैथमेटिक्स भी बहुत ही वास्ट है, मैथमेटिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग ब्रांच है, बिना मैथ में फिजिक्स पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है ना। सो मैथमेटिक्स की तरफ ही आप इंटरेस्ट बढ़ाइए, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सब्जेक्ट है ना। तो मैथमेटिक्स में फंक्शन, अलग अलग प्रकार के फंक्शन डिफाइन होते हैं, जैसे कि आप स्कूल में मोस्टली अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, है ना, जो भी पढ़ते हैं ना वो अलजेब्रिक फंक्शन है। तो ये क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टैन फंक्शन, ऐसा हम बोल सकते हैं। साइन, कॉस, टेंजेंट, इनको इस प्रकार से डिफाइन किया गया था, आपको याद होगा। और टैन थीटा क्या है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा है। और ये फॉर्मूला तो जरूर याद रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके बेटा, तो ये जो है इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज किया था। लास्ट क्लास जो डेरिवेशन मैंने किया था, एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था, वो फॉर्मूला क्या था? जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मॉडुलस का फॉर्मूला था, उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था। ये सिंबल ऑपरेट होने से हमें सिर्फ क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड मिलता है, डायरेक्शन हट जाता है। ये जो मैग्नीट्यूड है, हमें लास्ट क्लास क्या मिला था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसका क्या? अंडर रूट, याद है? यस, ऑलरेडी इसका डेरिवेशन हो चुका है। ये कैसे डेराइव हुआ था? पिछले लेक्चर को जाओ, लेक्चर नंबर 4 में डेराइव हुआ है, ये चल रहा है लेक्चर नंबर 5। सो ये एक्सप्रेशन डेराइव हुआ था। थोड़ा बेटा आप देखिए, ऊपर वाला इक्वेशन देखो, नीचे वाला इक्वेशन देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है? डिफरेंस तो इतना ही दिख रहा है कि ऊपर वाला इक्वेशन जो है पूरी तरफ से वेक्टर इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है, बट ये वेक्टर इक्वेशन नहीं है, ये स्केलर इक्वेशन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे डायरेक्शन दिख रहा है ना, इस पे डायरेक्शन, ना इस पे डायरेक्शन, ना इस पे डायरेक्शन, ना इस पे, ये सारे मैग्नीट्यूड देखो आप, ये सारे मैग्नीट्यूड के टर्म लिखा है। तो ये एक वेक्टर इक्वेशन है, और ये एक स्केलर इक्वेशन है। ये रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, इस आरो का जो लेंथ है, उसका फॉर्मूला है। और मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था कि एक्सक्लूसिवली, स्ट्रिक्टली जो रिजल्टेंट है ये थीटा पे डिपेंड करता है। थीटा मींस क्या? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच जो एंगल है ना, उस पे स्पेशली डिपेंड करता है। थीटा बदल जाएगा तो रिजल्टेंट भी क्या होगा? बदल जाएगा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बदल जाएगा, डायरेक्शन भी बदल जाएगा। सो थीटा यहाँ पे एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, इसको आप ध्यान में रखिए। और इस थीटा के लिए मैंने आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल भी पढ़ा डाला, आपको पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल मैंने लास्ट क्लास बनाया था, आपने देखा, आपको समझ में आया, ट्रिक के साथ वो टेबल आपको ध्यान में आया। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मैंने आपको टेबल बना के दिया था। वो टेबल काफी हेल्पफुल होगा, हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका आप बार बार यूज करना पड़ेगा। जैसे कि cos 30 कितना है, cos 120 कितना है, cos 150 कितना है, cos 45 कितना है, सारे वैल्यूज उस पे है, आप इसको फॉलो कीजिए, ठीक है। आपने भी नोटबुक में उस टेबल को बना लिया होगा, है ना। चलिए, एक कौन सा रूल था? ट्रायंगल रूल था। मैं तो अभी तक आपको रिवाइज कर रहा था, ये लास्ट क्लास में सारी चीजें हो चुका है। इतना चीज लास्ट को बताऊंगा, कभी ये मत भूलना कि आप जिस वेक्टर को ऐड कर रहे हो ना, वो सेम ऑर्डर में होना जरूरी है, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में होना जरूरी है। चलिए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए एक चीज का मुझे जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने के लिए देखिए, ये तो सब मिटा लेता हूं मैं अभी, ठीक है। सो बोलिए कि जो टेबल हमने लास्ट क्लास बनाया था, लास्ट क्लास ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल बनाया था ना, उस टेबल में क्या आपको याद है कि cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? आपने देखा cos थीटा का वैल्यू, आपने देखा होगा, है ना। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? यस, 1 है। क्या cos थीटा कभी 1 से बड़ा था या बड़ा था? नहीं। cos थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है, जैसे कि cos 0 कितना था? 1 था, याद है आपको। cos 30 कितना था? √3/2 था। हाँ, वही वाला बता रहा हूं, है ना। तो cos का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 1 है। 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता। और cos का जो है ना, cos का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0 नहीं, -1 है। 1 बड़ा है या -1 बड़ा है? करेक्ट। तो cos जो है नेगेटिव भी हो रहा था। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, साइन कभी नेगेटिव नहीं हुआ था। 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक साइन क्या था? हमेशा पॉजिटिव था, बट cos नेगेटिव हो जा रहा था। 90 डिग्री के बाद जैसे एंगल ऑब्ट्यूस हो जाएगा, तो जो cos फंक्शन है ये क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। यस, cos 0 कितना था? 1 था। cos 90 कितना था? 0 था। cos 180 कितना था? -1 था, नेगेटिव में था। देख लीजिए टेबल। तो हम कुछ स्पेशल केस लेंगे। केस 1 देखिए, फर्स्ट केस। इस केस में मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैंने ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके जो डायरेक्शन है ना, वो सेम ले रहा हूं।
जैसे कि ये वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। जब दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, इस केस में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। यस, डायरेक्शन ही सेम हो गया ना, तो एंगल क्या होगा, 0 होगा। और कॉस 0 कितना है, यस 1 है, अभी तो बताया, टेबल आप देखो। तो इसलिए देयरफॉर रिजल्टेंट क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा तो 0 है, और इसका अंडर रूट, और ये क्या हो गया, ये तो कुछ जान पहचान में दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बिकॉज कॉस 0 1 आ गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये क्या है, ये मैथमेटिक्स में हम पढ़ चुके हैं, अलजेब्रा में ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर भी है, रूट भी है, क्या होगा, होल स्क्वायर भी है, रूट भी है, दोनों कट गए, दोनों कट जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, a प्लस बी मिलेगा। तो ये है रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। समझ पा रहे हैं? तो दोनों फैक्टर को जब ऐड करते हैं उनके बीच का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। ये वही वाली बात आ गया कि पापा मम्मी आपको एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, दोनों एक डायरेक्शन में खींच रहे हैं, सो फिर एक फोर्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, है ना, याद है आपको? यस। जब मैं वो एग्जांपल ले रहा था ना, मैं आपको बताया था कि इसको मिटा लेता हूं कि पापा मम्मी आपको एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, पापा मम्मी आपको एक ही डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो उनका जो फोर्स है ना, जो टोटल फोर्स है ना, वो आपके ऊपर मैक्सिमम होगा। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, हाथ फैला के खड़े हुए, आपने क्या किया, दोनों हाथ को एक तरफ कर दिया, है ना। सो इधर से जो है, इधर से पापा आपको खींच रहे हैं, देखो थोड़ा मम्मी का ताकत बढ़ा देता हूँ ना। सो मम्मी जो है आपके ऊपर जो है 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, और पापा जो है वो इधर देखो आपके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो पापा लगा रहे हैं 50 न्यूटन फोर्स, मम्मी लगा रहे हैं कितना, 200 न्यूटन फोर्स। दोनों फोर्स के डायरेक्शन क्या दिख रहा है, दोनों फोर्स के डायरेक्शन सेम दिख रहा है, देखिए, है ना। आपने हाथ ऐसे कर दिया तो दोनों फोर्स के डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए यहाँ पे आपके ऊपर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, 200 प्लस 50 इज इक्वल टू 250 न्यूटन। और फॉर्मूला भी आपको कुछ वैसे ही बता रहा है ना। फॉर्मूला क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी, आप डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, है ना। यस। और अगर आप हाथ को उल्टा कर दे तो क्या होगा, दैट मीन्स केस 2, ये केस 1 हो गया, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। केस 2 में मैं क्या बोलना चाहूंगा, केस 2 में बस एंगल को बदल दूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। सो वहीं पे लिख लो, यस। आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। अगर बी को उल्टा कर दें, सेकंड केस, बी को अगर पीछे कर दे तो क्या होगा, ए वेक्टर आगे बी पीछे, तो एंगल कितना होगा, एंगल होगा 180 डिग्री। यस, एंगल 180, तो cos 180 कितना होता है, cos 180 डिग्री होता है -1। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखिए, 90 के आगे cos नेगेटिव हो जाता है, -1 होने की वजह से cos 180 -1, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस साइन आ जाएगा। तो ये होगा रिजल्टेंट का क्या, मिनिमम वैल्यू। वो क्या था, मैक्सिमम वैल्यू था। सो दिस विल बी मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट। मैक्सिमम कितना है, a प्लस बी है, मैक्सिमम a प्लस बी है, और मिनिमम कितना है, a माइनस बी है। ठीक है, बाकी वैल्यूज कहाँ पाएंगे, उनके बीच में आ जाएंगे, है ना। a माइनस बी और a प्लस बी उसके बीच में आएंगे क्या नहीं। यस। क्या हो रहा है कि एंगल बदल जा रहा है तो वैल्यू बदल जा रहा है। एंगल 0 था तो रिजल्टेंट मैक्सिमम, एंगल 180 है तो रिजल्टेंट क्या है, मिनिमम है। दैट मीन्स पापा मम्मी आपको कैसे खींच रहे हैं। अभी ये एग्जांपल में हम डायरेक्शन को क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। उल्टा करने बोले तो क्या, आप बीच में खड़े हो, इधर देखो मम्मी खींच रहे हैं, मम्मी जो है जो इधर आपको 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, है ना, और पापा जो है आपके ऊपर 50 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। तो क्या होगा, देखो आपके ऊपर अब नेट फोर्स क्या होगा, नेट फोर्स होगा मिनिमम, ये मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि 200 आगे 50 पीछे, माइनस कर देना, कितना आ गया, 150 न्यूटन। बहुत ही सिंपल बात है, देखो आप, है ना। यस। सो तो ये जो कहानी है मम्मी पापा का, तो इससे आपको वेक्टर के बारे में काफी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। सो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो फिर क्या होगा, आपके दोनों हाथ के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 हो गया ना, तो 180 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। वही तो आपको फॉर्मूला जो है एक्सप्रेशन वही बता रहे हैं। यस। तो ये सारे एग्जाम्पल से, ये सारे कहानी से आपको क्या पता चला, आपको ये पता चला कि जो फोर्सेस है या कोई भी वेक्टर है, वेक्टर का जो मैक्सिमम वैल्यू आता है ना, तब उनके बीच एंगल 0 होना चाहिए। मिनिमम कब आएगा, जब एंगल कितना होगा, 180 होगा, एक सेम डायरेक्शन और एक अपोजिट डायरेक्शन।
तो मैं क्या ये फर्स्ट केस सेकंड केस को देखते हुए अगर मैं एक थर्ड केस भी ले लूं, थर्ड केस में मैं लेना चाहता हूं, थर्ड केस में एंगल को 90 लेना चाहता हूं, दैट मीन्स ए और बी जो है ऐसा है जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो क्या होगा सोचो, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। ये वाला केस भी थोड़ा ले लेते हैं। 90 है तो क्या होगा थीटा 90 कॉस 90 कितना है, कॉस 90 कितना है, देखो टेबल देखो, टेबल देख के बताओ, कॉस 90 देखो 0 है, टेबल बना लिया क्या नहीं नोटबुक में, कॉस 0 प्लस 1 है, कॉस 180 माइनस 1 है, कॉस 90 0 है। तो यहां पे जब कॉस 90 लिखूंगा ना, ये टॉर भी 0 हो गया, ये क्या है प्लस 0, 0 आ गया देखो, और 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो गया ना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा ना। तो फाइनल आपको क्या मिलेगा, आपको ना मैक्सिमम आएगा ना मिनिमम आएगा, आपको जो वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका अंडर रूट, ये आएगा रिजल्टेंट। ऐसा ऐसा हम डिफरेंट केसेस लेके समझ सकते हैं। तो वेक्टर के ये चैप्टर आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कोई भी स्टूडेंट जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं, कोई भी स्टूडेंट अगर फाउंडेशन कोर्स करते हैं उनको वेक्टर के बारे में सफिशिएंट आइडिया होना चाहिए। बिना वेक्टर आइडिया आप कैसे आप फाउंडेशन में आगे नहीं बढ़ सकते, आप फिजिक्स को डेप्थ में नहीं पढ़ सकते। आपका ना एक मैथमेटिकल बैकग्राउंड पहले बनाया जा रहा है, उसके बाद ही हम फिजिक्स में धीरे धीरे एंटर करेंगे। ये सारे मैथमेटिक्स है, पता नहीं आपको। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में आ गया है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट रूल की तरफ, बट एक नोट में लिख दूं क्या, नोट में लिख सकता हूं, यस। नोट में क्या लिखूंगा कि रिजल्टेंट का मैक्सिमम वैल्यू कितना बोला गया ए प्लस बी। सोचिए आर मैक्स कितना है ए प्लस बी है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, ये मैक्सिमम है और मिनिमम कितना है ए माइनस बी है ना। ये मिनिमम कब आएगा, ये तब आएगा व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। मैक्सिमम कब आएगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। समझ पा रहे हो, 0 पे मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम, 90 पे कुछ नहीं है। 90 में क्या, 90 में जो वैल्यूज आएगा वो क्या होगा, 0 पे मैक्सिमम, 180 पे मिनिमम, 90 में जो वैल्यू आएगा वो इसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा। दैट मीन्स मैं आपको रिजल्टेंट का रेंज समझा रहा हूं। रेंज समझ पा रहे हो, रेंज मतलब कहां से कहां तक है। जो रिजल्टेंट है ना, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कहां से कहां खुद को वेरी करेगा, कहां से कहां वो लाई करेगा, कहां से कहां, मिनिमम से मैक्सिमम। तो अगर मैं 90 ले लूंगा ना तो उसके बीच में कहीं तो होगा वो, इसके बीच में कहीं पे होगा। खाली 90 नहीं, 45 डिग्री, 120 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी आप ले सकते हैं। दोनों वेक्टर के बीच में एंगल तो कुछ भी लिया जा सकता है, कुछ भी लेना, बट वैल्यूज क्या होगा इसके बीच में लाई करेगा। दैट मीन्स मिनिमम और मैक्सिमम उनके बीच में लाई करेगा, उसका ध्यान में रखिए। सो इसको हम एक स्टेटमेंट पे लिख सकते हैं, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट पे लिख सकते हैं। ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये क्या है मिनिमम वैल्यू, बाकी सब इसके बीच में आएंगे। समझा क्या। सो कैसे करूं इसको, मैं एक लाइन में लिखना चाहता हूं, एक लाइन में लिखना चाहता हूं। आपको ग्रेटर देन लेस देन सिंबल पता है क्या नहीं, यस स्कूल में पढ़ रहे पता होगा। तो इसलिए इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए माइनस बी, देखो देयरफॉर ए माइनस बी, ये कौन सा सिंबल है, ये कौन सा सिंबल है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आर, फिर लिखा लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी, यस इसको लिख सकते हैं। देखो एक स्टेटमेंट पे हम जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड का रेंज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहां से कहां तक। ये जो समझा रहा था ना, ये जो समझा रहा था इसको मैं मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया, इनइक्वालिटी सिंबल में एक्सप्रेस किया। ए माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी। उसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो रिजल्टेंट है ना उसका मैग्नीट्यूड या तो ए माइनस बी होगा, या तो ए माइनस बी होगा, या तो ए प्लस बी होगा, या तो उसके बीच में लाई करेगा, उसके बीच में, अरे इसके बीच में लाई करेगा, है ना। स्टेटमेंट का मतलब ये या तो ए माइनस बी होगा, या तो ए प्लस बी होगा, या तो उसके बीच में लाई करेगा। इसको ध्यान में रखिए, है ना। यस चलिए
कोई बात नहीं, देखिए आप छोटे छोटे बच्चे हैं, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको पढ़ाने में अगर कहीं पे थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ गया, आपको समझ में नहीं आया, ऐसे भी हो सकता है ना, कहीं पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आ गया, तो आप उसको ना शेयरिंग करो मेरे से, अच्छे से शेयरिंग करो। आपको तो हेल्पलाइन नंबर जा रहा है, उस पर फ़ोन करो, आप फ़ोन करके मुझे पूछो, आप व्हाट्सअप करो, आपका डाउट क्लियर हो गया, इसमें क्या है, डाउट आने का चांस तो रहता है। कोई बात नहीं, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हम अभी चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वेक्टर एडिशन का नेक्स्ट रूल की तरफ चलेंगे। अभी हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन चालू है, चल रहा है ना, इसको बिल्कुल इग्नोर मत करना। अगला जो रूल है उसका नाम क्या है, मैंने लेक्चर नंबर, ये कौन सा है, ये लेक्चर नंबर 5 है। तो मैंने लेक्चर नंबर 4 पे एक रूल लिया था, आज मैंने सबसे पहला कि उसके बारे में डिस्कस किया, और रूल कौन सा था, ट्रायंगल रूल था, है ना। आज मैं अगला रूल लेने वाला हूं, सेकेंड रूल का नाम है वेक्टर एडिशन का, उसका नाम है क्या, क्या लिखा मैंने, पैलोग्राम रूल। आप बोलेंगे क्या ट्रायंगल पैलोग्राम ये सब आ रहे हैं, हाँ ऐसा ही है, जो मैथमेटिशियन है ना, मैथमेटिक्स के जो लोग हैं उन्होंने ऐसा रूल बनाए हैं, और उस रूल को फॉलो करके हमें सॉल्व करना पड़ता है। और ये रूल बहुत ही अच्छा है, ये प्रैक्टिकली स्टडीज पे होते हैं, एक्सपेरिमेंटली स्टडीज पे होते हैं, तभी तो हम इसको एक्सेप्ट किए, तभी तो आपको पढ़ाया जा रहा है। चलो पैलोग्राम रूल क्या है उसको मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूं, आप भी साथ में लिख सकते हैं। पैलोग्राम रूल का स्टेटमेंट ये है कि इफ टू वेक्टर्स जैसे कि ए एंड बी, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, आर if two vectors are acting along adjacent sides, along adjacent sides of a parallelogram, है ना, if two vectors a and b are acting along adjacent sides of a parallelogram, then their resultant को हम क्या लिख रहे हैं, आर लिख रहे हैं। The resultant is represented by क्या, by diagonal of parallelogram। देखो बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल रूल है, ये इस रूल का स्टेटमेंट है। If two vectors are acting along क्या, adjacent sides, adjacent समझ पा रहे हो, ऐसा लगातार दो साइड। If two vectors are acting along adjacent sides of a parallelogram, then their resultant, है ना, रिजल्टेंट का मतलब क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो एक न्यू वेक्टर आएगा, उसको हम रिजल्टेंट वेक्टर बोल रहे हैं। रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। कैसा है, देखो बेटा, जिसने ट्रायंगल रूल समझाना उसको सारे रूल समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल रूल जो है बेसिक है, आप ट्रायंगल को पैरेललोग्राम में बदल सकते हैं, पैरेललोग्राम को ट्रायंगल में बदल सकते हैं, है ना। ये सब 2D में है ना, इसलिए आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये क्या है, ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और ये कौन सा है, ये आर वेक्टर, आर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, आर वेक्टर, सीखो क्या नहीं। आप बोलोगे अरे ये क्या सर जो है पैरेललोग्राम रूल समझा रहे हैं और बना रहे हैं ट्रायंगल, पैरेललोग्राम रूल समझा रहे हैं ट्रायंगल बना रहे हैं, इसको ये आप बदल सकते हो, ट्रायंगल को पैरेललोग्राम में बदल सकते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं। यस, कैसे बदलेंगे, ये ट्रायंगल से पैरेललोग्राम कैसे बनाओगे, कुछ नहीं, बस पैरेलल साइड्स ड्रॉ कर देंगे। यस, इसको पैरेलल ये है, इसको पैरेलल ये है, देखो ए को पैरेलल ए है, बी को पैरेलल बी है, ये क्या बन गया, जो आपको चाहिए था वो बन गया क्या नहीं, बी को पैरेलल बी है, बी को पैरेलल बी है, रिजल्टेंट ये सब आ गए। तो ये ए वेक्टर है, अगर ये ए वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, ए वेक्टर होगा, ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर होगा, बिकॉज उसके पैरेलल है और उतने ही लेंथ है तो वही वेक्टर आएगा। तो फाइनली हमने अभी क्या बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। इस पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट है वो क्या दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, जो लिखा गया वही दिख रहा है आपको, डायगोनल ही दिख रहा है। सो
रिजल्टेंट जो है इज रिप्रेजेंटेड बाय डायगोनल ऑफ दिस पैराग्राम, और यही पैराग्राम रूल। अरे जिसको ट्रायंगल समझा उसके पैराग्राम समझ में आ गया। इसी डायग्राम में ट्रायंगल है और इसी डायग्राम में ही पैराग्राम है, ठीक है ना? यस, खाली इतना डिफरेंस है कि ट्रायंगल के हिसाब से ये क्या है, थर्ड साइड है। ट्रायंगल के हिसाब से ये थर्ड साइड है और पैराग्राम के हिसाब से क्या है, डायगोनल है। बस इतना डिफरेंस है। अगर मैं ट्रायंगल की बात करूं तो मैं बोलूंगा थर्ड साइड, अगर मैं पैराग्राम की बात करूं तो मैं बोलूंगा डायगोनल। बस रूल तो सेटिस्फाई हो रहा है। आपको बोला गया था कि दो फैक्टर को जब ऐड करते हैं, क्या बोला था मैंने, जब भी आप दो फैक्टर को ऐड करेंगे आपको क्या करना चाहिए, दोनों को सेम ऑर्डर में लेना चाहिए। वो चेक करो, ठीक है नहीं? यस है। इधर से देखो या उधर से देखो, ए वेक्टर बी वेक्टर, बी वेक्टर ए वेक्टर सेम ऑर्डर में है क्या नहीं? यस, सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, एक का हेड से दूसरे का टेल मिलना चाहिए। देखो बेटा, ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है या बी का हेड से ए का टेल मिला हुआ है, तो दोनों क्या हो गया, सेम ऑर्डर। रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में है क्या नहीं? यस, रिवर्स ऑर्डर में है। तो यही है पैराग्राम रूल। और व्हाट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर? इस डायग्राम में कितने बार बताया कि इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये ए का डायरेक्शन है, बी का डायरेक्शन है, ये क्या है, थीटा है। तो सब कुछ वही तो है, पूरा डेरिवेशन ही वही है जो हमने लास्ट क्लास किया था। ये थीटा है तो ये पूरा एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। हो गया नहीं? यस, ये थीटा, ये भी थीटा, सब कुछ सिमिलर है। तो डेरिवेशन भी सेम है, फॉर्मूला भी सेम है। मैंने लास्ट क्लास कैसे डिराइव किया था, जो फॉर्मूला में ये तो वेक्टर एक्सप्रेशन है, स्केलर एक्सप्रेशन क्या था, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या था, आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मॉडुलस है, मॉड है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसको हमने डिराइव किया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसका अंडर रूट। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। यहां पे देखा, यहां पे डायरेक्टली टेल से टेल मिला हुआ है। देखो, ए का टेल बी का टेल मिल गया तो डायरेक्टली आप एंगल ले सकते हो। ये और ये तो सेम ही होता है ना, स्कूल में पढ़े हो क्या नहीं? सो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और बात तो सही है, ये तो टेल से टेल मिला हुआ है, हम डायरेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला वही आएगा। ट्रायंगल रूल में जो फॉर्मूला है, पैरेलल रूल में वही फॉर्मूला है, बिकॉज सिचुएशन कुछ सेम ही है ना, मेथड ऑफ डेरिवेशन भी सेम है। कैसे हमने डिराइव किया था, याद है आपको? हमने इसको x माना था, इसको क्या माना था, y माना था, फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दिया था, याद करो। तो प्रीवियस क्लास का डेरिवेशन जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, फॉर्मूला सेम आएगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, चलिए कोई बात नहीं, पैरेललोग्राम रूल आपको समझ में आ गया है। यस, अब थोड़ा सा मैं एक सिचुएशन लूंगा, एक सिचुएशन लेने की वजह से आपको बढ़िया से समझेगा। कैसा सिचुएशन है, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये सारे लिख लेना, पैरेललोग्राम रूल का स्टेटमेंट लिखो, डायग्राम बनाओ, ये सब चीजें ठीक से लिख लीजिए। कई बार ये फीलिंग्स में बच्चों को देना चाहता हूं कि क्यों डायगोनल रिजल्टेंट होता है। अरे हमारे आसपास में, हमारे सराउंडिंग में इतने सारे सिचुएशन है, उस सिचुएशन को देखकर साइंटिस्ट ने उसको देखा, सोचा, तभी तो रूल बनाया ना। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो नॉलेज है, जो नॉलेज का सोर्स है, ये सराउंडिंग ही है। जिसने सराउंडिंग को समझने को कोशिश किया वो हो गया नॉलेजियस, उस पे नॉलेज भर भर के आ जाएंगे। बस रटना नहीं है, रटना नहीं है, क्यूरियस हो जाओ, अपने सराउंडिंग को समझने के लिए कोशिश करो, अपने नेचर को समझने के लिए कोशिश करो। नेचर, सराउंडिंग, आसपास की जो चीजें हैं वही सोर्स है, वही नॉलेज का सोर्स है। आप लोग ना उनके बारे में सोचिए, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर नॉलेज आ जाएगा। ओके, ढूंढिए नॉलेज को। नॉलेज कहाँ ढूंढेंगे, वही तो है आपके सामने जो है, वही तो नॉलेज का सोर्स है। आपके सामने फैन घूम रहे तो क्यों घूम रहा है, आपके सामने एसी चल रहा है तो क्यों चल रहा है, टीवी चल रहा है तो क्यों चल रहा है, ऐसे सोचना पड़ता है ना। लैपटॉप कैसे काम कर रहा है, चार्जर कैसे काम कर रहा है, मोबाइल के चार्जर्स कैसे काम कर रहा है, मोबाइल के टच स्क्रीन कैसे काम कर रहे हैं, वो सारी चीजें सोचना चाहिए। ऐसे सोचते 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 थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी चलेगा, फॉर्मूले, लॉज, डेरिवेशन ये भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, थोड़ा नेचर के बारे में साइंटिफिकली सोचेंगे तो आप हो गए नॉलेजेस, और आपको पढ़ाई में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में, हैं? यस, पढ़ाई करते रहो, अपना 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 काम अच्छे से करते रहो। पढ़ते टाइम एकदम बढ़िया से पढ़ना, ठीक है? खेलते टाइम एकदम बढ़िया से खेलना, चीज़ों को मिक्स मत करना। पढ़ते टाइम खेलने का नहीं सोचने का, खेलते टाइम पढ़ने का नहीं सोचने का, बस अपने अपने काम पे एंजॉय करना चाहिए। जिस टाइम जो काम कर रहे हैं उस टाइम उसी प्रकार का आपको बनना पड़ेगा, तो फिर आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। ओके, चलेगा। सो कोई बात नहीं। देखिए, अभी एक आपको फीलिंग्स देना चाहता हूं कि रिजल्टेंट डायगोनल कैसे बन रहा है। एक बात बोलिए, अगर हम वापस उस कहानी में चले जाते हैं, आपको मम्मी खींच रहे हैं, आपको पापा खींच रहे हैं,
सोचो बेटा कि अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं, जैसे कि अब मैं हाथ को, मैंने दोनों हाथ के बीच में एंगल कितना, समझ पा रहे हैं? तो अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं तो दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है, 0 है, दोनों फोर्सेस के बीच, तो क्या होगा रिजल्टेंट a प्लस बी। अगर हाथ को ऐसे कर दूं, हाथ को ऐसे कर दिया, एंगल कितना हो गया 180 डिग्री, 180 हो गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, मिनिमम कितना होगा a माइनस बी। पर अगर एक बच्चा जो है उसने हाथ को ऐसे भी नहीं किया और 0 भी नहीं किया और 180 भी नहीं किया, उसने ना हाथ को और थोड़ा क्लोज लिया, ऐसे क्लोज लिया, ना 0 है ना 180 है, देखो मेरे हाथ को, सपोज मेरे दोनों हाथ के बीच में एंगल 60 डिग्री है, 60 या 120 या 30 कुछ भी ले सकता हूं ना, तो दोनों हाथ के बीच में एंगल को मैंने ऐसा फिक्स किया 60 डिग्री किया, तो क्या होगा, मुझे दोनों खींच रहे हैं, मुझे इधर से पापा खींच रहे हैं, इधर से मम्मी खींच रहे हैं, है ना, सो फादर इस तरफ खींच रहे हैं, मदर इस तरफ खींच रहे हैं, तो मेरे दोनों हाथ के बीच में एंगल सपोज 180 है, तो मैं किस तरफ जाऊंगा। एक सिंप्लिसिटी के लिए हमने दोनों फोर्स के इक्वल ले लेते हैं। पापा जो है वो भी 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मम्मी भी 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, दैट मींस पापा भी 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, मम्मी भी 200 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो मुझे दोनों खींच रहे हैं, तो मैं किस तरफ जाऊंगा, किस तरफ, सोचिए किस तरफ। अगर मुझे दोनों इस तरीके से खींच रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, आगे चला जाऊंगा। आप ये काम घर पे कर सकते हो, है ना। आप दोनों हाथ के बीच में एंगल सपोज आपने लगभग 60 डिग्री में रखा, है ना, कोई भी एक एंगल रखना पड़ेगा, 60 रखा, आपको पप्पा इस तरफ खींच रहे हैं, मम्मी इस तरफ खींच रहे हैं, तो आप कहां चले जाओगे, आप ना पप्पा की तरफ जाओगे ना मम्मी की तरफ जाओगे, आप ना बीच में चले जाओगे, ऐसा, है ना, ऐसा ऐसे खींचा जा रहा है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, पैरेललोग्राम रूल को समझ सकते हैं, है ना, ठीक है। तो सोचिए कि मैं आपको दैट मीन्स ये बोलना चाहता हूं कि जैसे कि आप, ये आप हो, है ना, ये आप हो, और आपको ऐसे खींचा जा रहा है, इस तरीके से खींचा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चा जो है वो बीच में है, उसको इस तरीके से खींचा गया, दोनों जो है पापा मम्मी ऐसे खींच रहे हैं, दोनों इक्वल फोर्स लगाया, सपोज ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, है ना, या ये F1 फोर्स ये F2 फोर्स, है ना, ऐसे ले लेते हैं। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। मैंने क्या बोल रहा था अभी, ये भी 200 न्यूटन और ये भी 200 न्यूटन, तो दोनों साइड का लेंथ क्या आएगा, सेम आएगा, है ना। तो आपको मैंने क्या बोला, आप किधर जाओगे, आप इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, पापा जो है पापा के पास जाओगे या आप मम्मी के पास जाओगे, किस तरफ जाओगे, नहीं, किसके पास नहीं जाओगे, आप किसके पास नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि इस दोनों फोर्स का जो इफेक्ट है, ये दोनों फोर्स का जो कंबाइन इफेक्ट है, वो आपको इधर उधर जाने नहीं देंगे, आपको इधर जाने नहीं देंगे, इधर जाने नहीं देंगे, आपको ऐसे बीचों बीच जाने देंगे। दैट मीन्स आप ना इस तरफ जाने लगोगे, इस तरफ जाने लगेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसको लेके ऐसा पैरेललोग्राम बनाऊं, देखा, हम ऐसे पैरेललोग्राम बना लेते हैं, इसको पैरेलल, ये फोर्स कौन सा है, F1 है, ये फोर्स कौन सा है, F2 है, तो F1 को पैरेलल ये क्या हो गया, F1, F2 को पैरेलल ये क्या हो गया, F2, है ना, तो ये क्या हो गया, तो आप जिस तरफ जाओगे उस तरफ क्या है, उस तरफ है रिजल्टेंट, या उस तरफ क्या है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स बीच में होने की वजह से आप बीच में चले जाओगे, है ना। सो बोलने का मतलब क्या है, ये सिचुएशन में आपको क्या सीखने को मिल रहा है, सीखने को ये मिल रहा है कि आप अगर बीच में खड़े हैं तो आपको फोर्स इस तरीके से अगर लगाते हैं, सो दिस इज नेट फोर्स, समझ पा रहे हैं। तो पापा मम्मी ऐसे खींच रहे हैं और आप बीच में चले गए, बीच में क्यों चले गए, बिकॉज पापा और मम्मी दोनों का जो फोर्स है, उसका जो रिजल्टेंट इफेक्ट है, उसका जो इफेक्टिव फोर्स है, वो इस तरफ एक्ट हो रहा है, तभी तो आप बीच में चले जा रहे हो ना। तो इस चीज को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक रूल बना दिया, उसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम रूल। जो फिजिकली हो रहा है, जो आपके साथ हो रहा है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक रूल बना दिया जिसका नाम क्या है, पैरेललोग्राम रूल है। वैसे भी पैरेललोग्राम का ये क्या है, डायगोनल है, समझ पा रहे हैं, यस। तो एज एन एग्जाम्पल आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर आपके दोनों हाथ के बीच में एंगल पता है, अगर एंगल पता है तो नेट फोर्स भी निकाला जा सकता है। सपोज इस एग्जाम्पल में आपका एंगल दिया है 120 डिग्री, ये क्या दिया है, थीटा दिया है, तो फिर नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा ए स्क्वायर, मतलब F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 120 डिग्री, इसका रूट देखो, मैं
वो फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर रहा हूं, देखा आपने? यस, तो डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 200 का स्क्वायर प्लस क्या 200 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 200 इंटू 200। अरे cos 120 कितना होता है? क्या आपने वो टेबल फॉलो किया? वो टेबल देखो आप, टेबल देखिए cos 120 कितना होता है, वो टेबल देखना माइनस हाफ होता है, ऑलरेडी टेबल बना के दिया, और इसका क्या है स्क्वायर रूट। बस आगे का काम तो आप कर लोगे, है ना? इसका स्क्वायरिंग करो, ऐड करो, सिंप्लीफाई करो। ये देखो ये टर्म माइनस में आ जाएगा, 2 कर गया है, तो कितना मिलेगा 200 का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। ये 2 और 2 कट गया, देखा आपने? ये 2 कैंसिल हो गया है। जब ये कैंसिल हो गया है, ये दोनों कैंसिल हो गए हैं, ये उड़ गए, तो हमें क्या मिला? ये माइनस साइन आएगा, माइनस 200 इंटू 200। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 200 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो मैंने इसको एक प्रॉब्लम बना दिया, एक न्यूमेरिकल बना दिया। देखो न्यूमेरिकल कहीं नहीं होते, हमारे आसपास होते, आसपास का सराउंडिंग को देखकर प्रॉब्लम बनाया जाता है। जो भी प्रॉब्लम बनाते हैं या किताब में जो प्रॉब्लम्स रहते हैं कुछ अलग नहीं होते हैं, वो हमारे सराउंडिंग से बनाया जाता है ना। तो ये कैंसिल हो गया है, प्लस 200 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर कट गया है। लास्ट को क्या मिला आपको? 200 का स्क्वायर का रूट, स्क्वायर भी है रूट भी है, तो क्या मिलेगा 200। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 200 न्यूटन। क्या आंसर? 200 न्यूटन। तो इस आंसर को देख के आप थोड़ा कंफ्यूज भी हो सकते हो। इस आंसर को देखे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपको? हो रहा है या नहीं? देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ने 200 न्यूटन फोर्स को ऐड किया और 200 ही मिला, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है वेक्टर भी, कुछ भी हो सकता है। वो आपका स्केलर एडिशन था, उसको भूल जाओ, भूलना मत, यहां के लिए भूल जाओ, है ना। सो 200 न्यूटन को 200 न्यूटन में ऐड करने से 200 ही आ रहा है, ये क्या हो रहा है ना। 200 को 200 में ऐड करने से जो रिजल्टेंट है ना, जो नेट फोर्स है ना, वो 200 ही आ रहा है। यस, ये सब कुछ एंगल पे डिपेंड करता है। देखो बेटा, वो सब कुछ एंगल पे डिपेंड करता है। इससे मालूम पड़ा कि अगर दो वेक्टर का मॉड सेम है और उनके बीच एंगल कितना है 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो उनमें से एक के साथ इक्वल आएगा। यह आपको सीखने को मिला। मैं जानबूझ के इस प्रकार के एग्जांपल दिया ताकि आपको ये चीज बताऊं। समझ पा रहे हैं? यस। आप थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली सोचेंगे ना तो आपको और भी बेटर समझेगा। ये कुछ गलत नहीं हुआ है, ये कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। समझ पा रहे हो? ये आपके साथ कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है, आप आराम से समझ लोगे। थोड़ा सोचो। मैंने ना ये पैराग्राम को दोबारा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूं। देखिए इस पैराग्राम को अगर हम रिकंस्ट्रक्शन करें तो पैराग्राम कुछ ऐसे बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है क्या नहीं, है ना? यस, बिल्कुल ऐसे बनेगा। ये पैराग्राम कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। F1 वेक्टर, F2 सेम ऑर्डर में, रिजल्टेंट रिवर्स ऑर्डर में। ऑर्डर सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? ये क्या है F1, ये क्या है F2, समझे? वेक्टर, ये F1 है तो ये भी क्या होगा? F1 वेक्टर होगा। ये F2 है तो ये भी क्या होगा? F2 वेक्टर होगा, है ना? यस। तो सोचिए कि ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये आपका स्कूल वाला आइडिया लग जाएगा, आप समझ लोगे, है ना। थोड़ा सा अपन ज्योमेट्री सोचते हैं, ज्योमेट्री सोचेंगे ना तो आपको और भी अच्छे से समझ पाएगा। देखो बेटा, ये सब साइड का लेंथ कितना है? इसका लेंथ कितना है? 200। सभी साइड्स का लेंथ क्या है? सेम है। ये 200, ये साइड का लेंथ 200, ये साइड का लेंथ कितना है? 200, इसका लेंथ भी कितना है? 200, बिकॉज सभी फोर्स का साइड का लेंथ क्या है? सेम है। तो ये पैराग्राम है या रंबस है? ये क्या है? ये एक रंबस है। ये इस पैराग्राम को हम क्या बोलेंगे? रंबस। रंबस पता है ना? पैराग्राम का सारे साइड सेम हो गया, हम इसको क्या बोलते हैं? रंबस बोलते हैं। 200 200 200 200, है ना। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री है। तो क्या सीखा स्कूल के ज्योमेट्री से? क्या सीखा? ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 है, तो ये भी क्या होगा? ये 60 होगा। हो गया क्या नहीं? और ये 60 है, ये 60 है, क्योंकि देखो दोनों साइड का लेंथ सेम है तो एंगल भी सेम होगा ना, है ना। तो ये भी 200, ये भी 200, तो 60 60 टोटल कितना होता है? ट्रायंगल को सारे एंगल को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 180 होगा। तो ट्रायंगल में दिस प्लस दिस प्लस दिस कितना है? 180 है। अगर ये 60 है 60, तो इसको क्या होना पड़ेगा? 60 होना पड़ेगा। दैट मींस ये कुछ ट्रायंगल कैसे बन गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड का लेंथ सेम होता है। दैट मींस ये अगर 200 है,
ये 200 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 200 ही होना चाहिए, तभी तो आपका रिजल्ट क्या मिला, 200 मिला। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। ओके बेटा, समझ में आ रहा है। ये 60 है तो ये 60 है, क्यों ना, ये साइड और ये साइड सेम है, साइड सेम तो एंगल सेम, तो तीसरा एंगल भी क्या हो गया, 60 हो गया। तो अल्टीमेटली पता चला ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इसलिए जो रिजल्टेंट है वो भी 200 आएगा। इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये था पैरेललोग्राम रूल का एक्सप्लेनेशन। तो ट्रायंगल रूल समझ में आ गया, पैरेललोग्राम रूल समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ में आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम आखिरी में एक रूल है उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो वेक्टर एडिशन का जो आखिरी रूल है उसका नाम है पॉलीगन रूल। जो नेक्स्ट रूल है ना, थर्ड रूल, विच इज कॉल्ड एज पॉलीगन। पॉलीगन किसको बोलते हैं, इसको बोला गया पॉलीगन रूल, जिसके नंबर ऑफ साइड्स होते हैं, है ना। सो पॉलीगन रूल क्या है उसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। कहीं पे कुछ भी समझ में आ नहीं रहा है ना, अगर थोड़ा बहुत ऐसा डाउट आ रहा है तो फ्री होके मुझे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, तो फिर आपको इमीडिएटली आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पॉलीगन रूल का स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। पॉलीगन रूल क्या बता रहा है कि इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ ए पॉलीगन, ऐसा इसको लिख लो, यस। इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स, इफ क्या, काफी सारे वेक्टर है, number of vectors, if number of vectors are represented by the, yeah, by the sides of a polygon in same order। देखो सेम ऑर्डर होना जरूरी है ना। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है, एक का हेड से दूसरे का टेल मिलना, उसको बोलते हैं सेम ऑर्डर। If number of vectors are represented by the sides of a polygon in same order, then their resultant is represented by, by closed side of पॉलीगन। क्लोज साइड ऑफ पॉलीगन मतलब पॉलीगन को क्लोज करेगा इन कौन सा ऑर्डर, इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए बार बार ये चीज आ रहा है, आप जिसको ऐड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में होना पड़ेगा और जो रिजल्टेंट है उसको हमेशा रिवर्स ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, जो ट्रायंगल समझा वो सभी रूल समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे कि हम इसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो जैसे ये ए वेक्टर, बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, नहीं, यस। बी का हेड को सी का टेल से मिला दिया, सी का हेड को डी का टेल से मिला दिया, ऐसे कर रहा हूं। ए का हेड को बी का टेल से मिला दिया, बी का हेड को सी का टेल से मिला दिया, सी का हेड को डी का टेल से मिला दिया। देखो ये बन गया पॉलीगन। तो ए बी सी डी ये सब क्या है, ये वेक्टर्स है जो कि सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं और ये पॉलीगन के साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहे हैं, है ना। तो रूल के हिसाब से क्या है, जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट क्या करेगा, रिजल्टेंट का मतलब क्या, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अरे ये वेक्टर इक्वेशन है, स्केलर इक्वेशन नहीं है। ये चारों को ऐड करेंगे तो एक न्यू वेक्टर आएगा ना, हम इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट वेक्टर है ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर सबको ऐड करेंगे, रिजल्टेंट आ गया। वो क्या करेगा, वो इस पॉलीगन को क्लोज करेगा। और कैसे क्लोज करेगा, सेम ऑर्डर में नहीं, कैसे, अपोजिट ऑर्डर में, ऐसे क्लोज करेगा। ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। देखो तो एबीसीडी जिस ऑर्डर में होंगे रिजल्टेंट उसका रिवर्स ऑर्डर में होगा। मतलब आपको कैसे दिख रहा है, ये सब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है, हाँ ये सब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में दिख रहा है। और ये कैसे क्लोज कर रहा है, क्लॉकवाइज सेंस में क्लोज कर रहा है। कुछ ऐसे ही है। इनका हेड टेल मिला हुआ है, बट इसका हेड और हेड मिला हुआ है, मतलब रिवर्स ऑर्डर है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगन रूल। अब इस डायग्राम को आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे अगर आप ट्रायंगल रूल यूज करोगे तो बढ़िया से समझ लेंगे। इसको समझाने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको फर्दर समझ सकते हो, इसको फर्दर भी समझा जा सकता है। हम ना दो ऐड करते हैं ट्रायंगल में, एट ए टाइम में 2 ही ऐड कर सकते हो, है ना। तो सोचते हैं ट्रायंगल के हिसाब से सोचते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए को बी में ऐड करते हैं। अगर हम ए को बी में ऐड करेंगे तो कौन सा साइड मिलेगा, मतलब ए और बी को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, ये रिवर्स ऑर्डर में मिलेगा, यस। तो क्या इसको मैं ए
प्लस बी लिख सकता हूं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए को बी में ऐड किया तो ये साइड मिल गया। यस, फिर क्या करेंगे? ए को बी में ऐड करने के बाद जो साइड मिला, जो वेक्टर मिला, उससे किसको ऐड करेंगे? यस, सी को ऐड करेंगे, बिकॉज उसका हेड को सी का टेल मिला हुआ है ना। तो अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो कौन मिलेगा? सी का टेल मिला हुआ है, तो फिर ये मिलेगा। देखो, तो पहले ए और बी को ऐड किया गया तो ए प्लस बी मिल गया, फिर ए प्लस बी को सी के साथ ऐड किया गया क्योंकि उनका हेड टेल कॉम्बिनेशन था, है ना। ए प्लस बी को सी में ऐड किया गया तो कौन मिल गया? यस, ए प्लस बी प्लस सी ऐड होता जा रहा है। देखो, यस, अभी हम यहां तक पहुंच चुके हैं। अब क्या करना? यस, आप सही सोच रहे हैं। इसका हेड से डी का टेल मिला हुआ है, मिला है क्या? नहीं। तो फिर इससे ये ऐड हो जाएगा। जैसे हेड टेल कॉम्बिनेशन देखा ना, उनको सीधा ऐड कर देना। तो ए प्लस बी प्लस सी से क्या डी ऐड हो जाएगा तो कौन मिलेगा? आर मिलेगा। तभी तो आर को हम कैसे लिख रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस क्या? डी। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल आर वेक्टर, एंड दिस इज कॉल्ड एज पॉलीगॉन रूल। अगर आपको नंबर ऑफ वेक्टर्स को ऐड करना है तो आप पॉलीगॉन रूल को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ रहे हैं? यस। चलो, ये सारे जो रूल्स है डिस्कस हो चुके हैं। वेक्टर एडिशन के रूल्स डिस्कशन हो गए हैं। बीच बीच में छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी दे रहा हूँ, है ना, रियल लाइफ कनेक्टेड एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ। चलो, एक छोटे से क्वेश्चन लूंगा, फिर हम अगले लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से इसको नोट डाउन करो। नोट करना जरूरी है, नोट करोगे तभी तो रिवाइज कर पाओगे, तभी तो आप टेस्ट दे पाओगे, है ना। तो आपका नोटबुक प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। यस, अभी मैं एक चालाक क्वेश्चन लेकर आपको फंसाना चाहता हूं, है ना। अगर आपको नहीं फंसना है तो आपको भी चालाक होना पड़ेगा, है ना। अगर आप चालाक हो जाएंगे, चालाकी से सोचेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, है ना। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कैसा है कि उन्होंने क्या किया, ऐसा ना 3 वेक्टर लिया। किसे लिया? देखो आप, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी। ये क्या दिख रहा है? ये वेक्टर सी है। देखो क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर तीनों सेम ऑर्डर में, तीनों सेम ऑर्डर में। सो ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर इन सेम क्या ऑर्डर। तीनों सेम ऑर्डर में। कैसा? इसका हेड को बी का टेल मिला हुआ है, बी का हेड को सी का टेल मिला हुआ है, सी का हेड को ए का टेल मिला हुआ है, तो फिर सेम ऑर्डर हो गया ना। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि तीनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा। समझिए, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज resultant of given 3 vectors, ये तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? तीनों का कैसे करोगे आप? कैसे सोचोगे? क्या आप कर लेंगे? होमवर्क फॉर में दे दो। ठीक है, इसको मैं आज कर दूंगा और आगे भी आपको होमवर्क बहुत सारे देने वाला हूँ, क्लास में भी देने वाला हूँ। सो इसको थोड़ा सोचिए कैसे ऐड करें। हमें तीनों का रिजल्टेंट चाहिए। दैट मीन्स तीनों का रिजल्टेंट का मतलब है, दैट मीन्स हमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, ये चाहिए आपको। जैसे कोई सोच लिया क्या? कोई बता पाएगा? बता पाएगा कैसे होगा? कैसे करेंगे इसको सॉल्व? चलिए सोचते हैं। जब सोचेंगे, जब सोचने को हम कोशिश कर रहे हैं तो हमारे मन में एक रूल आ गया है। कौन सा रूल आ गया है? ट्रायंगल रूल आ गया। यस, ट्रायंगल दिख रहे हैं तो ट्रायंगल रूल सोच सकते हैं, है ना। यस, तो ट्रायंगल रूल के द्वारा आप तीनों को ऐड नहीं कर सकते। ट्रायंगल रूल के द्वारा आप किसको ऐड कर सकते हो? 2 को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी 2 ले लीजिए, ए भी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। चलिए, मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना चाहता हूँ। ट्रायंगल रूल के द्वारा हम 2 वेक्टर को ऐड कर सकते हैं ना। तो ए वेक्टर को बी वेक्टर में ऐड करते हैं तो कौन मिलेगा? ए को बी में ऐड करेंगे तो कौन सा साइड मिलेगा? क्या सी मिलेगा? नहीं। आपको मालूम है कि जिसको ऐड करते हैं वो सेम ऑर्डर में तो होते हैं, बट रिजल्टेंट सेम ऑर्डर में नहीं होता, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में होता है। ए का हेड से बी का टेल मिला हुआ है, इसलिए ए और बी क्या है? सेम ऑर्डर में है, तभी तो हम ए और बी को ऐड कर रहे हैं।
बट ए और बी को जब ऐड करेंगे, ए प्लस बी को जब हम आर से इक्वल करेंगे, आर क्या है? रिजल्टेंट है। आर किसका रिजल्टेंट है? ए और बी का रिजल्टेंट है। वो कैसे एक्ट होगा? यस, वो इस ट्रायंगल को क्लोज करेगा बट रिवर्स ऑर्डर में क्लोज करेगा। दैट मीन्स ऐसा है, ये देखो। सो अगर ये प्लस बी है तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा, ये ऐसा एक्ट हो रहे हैं तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। ये क्या होगा? आर वेक्टर। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो अभी को? यस। तो आर वेक्टर को देखो, ये जो आर वेक्टर क्या है? ए प्लस बी है। अब देखो, अब आर को देखो, सी को देखो। अब हम तीसरे के पास जा रहे हैं, तीसरे से हम कंपैरिजन करने लगे हैं। आर को देखिए, सी को देखिए, आर को देखो, सी को देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है? सिर्फ डायरेक्शन में डिफरेंस दिख रहा है। यस, डायरेक्शन में क्या डिफरेंस दिख रहा है? अपोजिट डायरेक्शन दिख रहा है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या? नेगेटिव साइन, उसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। बिकॉज दोनों का ना लेंथ सेम है, लेंथ बड़ा छोटा नहीं है। आर का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। जब मैग्नीट्यूड सेम होता, डायरेक्शन अपोजिट होता, तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। यस, तो यहां पे नेगेटिव वेक्टर जो आपको बताया था, नेगेटिव वेक्टर, वो आइडिया लग गया। दैट मीन्स आप क्या लिख सकते हो कि आर वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स या इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन। आप ऐसे लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब क्या करूंगा? आर की जगह उसका वैल्यू पुट कर दूंगा। दैट मीन्स ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब तो आपको आ गया, जो चाहिए तो आ गया। आपको क्या चाहिए था? सो दिस इंप्लाइज दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये माइनस उधर आ गया तो प्लस हो गया, प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अरे ये क्या दिख रहा है आपको? आपको और एक नया चीज पता चल गया। क्या पता चल गया? कितने भी वेक्टर हो, तीन नहीं, ट्रायंगल नहीं, पॉलीगन भी हो सकता है, कितने भी वेक्टर हो, अगर जब सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में एक्ट होंगे ना, सारे अगर सेम ऑर्डर में एक्ट होंगे तो उनका एडिशन क्या होगा? 0 होगा। जैसे कि आपने क्या देखा? ए बी सी ये सब लोग क्या हो रहे हैं? सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं, तो उनका एडिशन क्या मिल गया? 0 मिल गया। एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान में रखिए। यस, सो देयरफॉर हमें नोट करके इसको लिखा जाना चाहिए। जैसे कि सपोज में ए बी सी डी ई कितने भी वेक्टर लिया, देखो 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? सेम ऑर्डर में। देखिए कोई भी रिवर्स ऑर्डर में नहीं है। जब ये सब सेम ऑर्डर में है तो इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम सी दे दिया, इसका नाम डी दे दिया, इसका नाम ई दे दिया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? देयरफॉर क्योंकि ये सारे वेक्टर, ऑल वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं, इसलिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो सिर्फ ट्रायंगल करें नहीं, कितने भी वेक्टर्स हो, अगर वो सेम ऑर्डर में एक्ट हो रहे हैं, पॉलीगन को क्लोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर ये क्लोज स्ट्रक्चर बन रहा है तो डेफिनेटली उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ये भी आपको इस क्वेश्चन से सीखने को मिला। ओके, चलिए कोई बात नहीं। तो इस क्लास में, आज के इस क्लास में वेक्टर एडिशन के बारे में काफी कुछ डिस्कशन हो गया है। हम कई सारे क्वेश्चंस भी लेंगे, और भी क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन लेने की वजह से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में वेक्टर एडिशन को लेके और कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए इसको अच्छे से ध्यान दीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए, इसको नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। और पढ़ते टाइम, नोट बनाते टाइम बहुत ही सीरियसली नोट बनाइए। आपको समझ के लिखिए। नोट का मतलब ये नहीं बस बोर्ड देखो और लिखो, बोर्ड देखो और लिखो, ऐसा नहीं है। आपको समझ के लिखना है। जो चीज समझेगा उसको लिखो, नहीं समझा तो मत लिखो। तब तक मत लिखो जब तक आपको नहीं समझा। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, बाय बाय।